भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक 140 करोड़ लोगों का देश, जहां हर साल करोड़ों लोग गरीबी की रेखा को पार करने का सपना देखते हैं। लेकिन आज 2026 में पटना में पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं, किसान खाद की कमी से परेशान हैं और बीपीएससी का इंतजार कर रहे लाखों युवा सड़क पर हैं। महंगाई ने आम आदमी की रसोई पर ताला लगा दिया है। क्या सिर्फ अस्थायी उतार चढ़ाव है या फिर एक बड़ी मंदी की पहली आहट? आज हम समझेंगे आंकड़े क्या कहते हैं, विशेषज्ञ क्या मानते हैं और जमीन पर हकीकत क्या है। मैं हूं संजय कुमार और यह है बिहार अपडेट 24 विशेष रिपोर्ट मंदी की आहट। भारत की अर्थव्यवस्था, आंकड़े और हकीकत की बात करेंगे। पहले समझते हैं भारत की अर्थव्यवस्था आज कहां खड़ी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जीडीपी का आकार लगभग $3.5 ट्रिलियन। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। लेकिन ये आंकड़े एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। 2020-21 में कोविड के दौरान भारत की जीडीपी -7.3% थी। 2021-22 में शानदार रिकवरी हुई, 8.7% की ग्रोथ। लेकिन 2023-24 में ग्रोथ रेट 6.5 से 7% के बीच अटकी है और आईएमएफ ने चेतावनी दी है वैश्विक मंदी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। लेकिन जीडीपी का आंकड़ा एक आम आदमी को क्या बताता है? क्या बढ़ती जीडीपी मतलब सबकी जेब भरी है? सच यह है कि जीडीपी बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर तबके तक समृद्धि पहुंची है। भारत में इनकम इनइक्वालिटी यानी अमीर गरीब की खाई पिछले दशक में और चौड़ी हुई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल संपदा का बड़ा हिस्सा 1% आबादी के पास है। तो एक तरफ जीडीपी के बड़े आंकड़े और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और घटती खरीद क्षमता। यही विरोधाभास आज भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। महंगाई का आंकड़ा देखें तो खाद्य महंगाई पिछले महीने में लगातार 7 से 10% के बीच रही है। दालें, तेल, सब्जियां सबकी कीमत आम परिवार की पहुंच से बाहर जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा की बढ़ती कीमतें। अगले सेगमेंट में हम इस ऊर्जा संकट को गहराई से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के ऊर्जा संकट की। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। जब भी दुनिया में कोई संकट आता है, इराक में, ईरान में, रूस में, तो उसकी आंच सीधे भारत की रसोई तक पहुंचती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदा, इससे कुछ राहत मिली। लेकिन पश्चिमी देशों का दबाव भी बढ़ा और अब मिडिल ईस्ट में नई अस्थिरता ने फिर से तेल की कीमतों को ऊपर धकेल दिया है। अब आते हैं एक बहुत जरूरी बात। भारत को डीजल इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? देश में जो भी माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चावल, दाल, सब्जी, सीमेंट, दवाइयाँ, वो ज्यादातर ट्रक से जाता है और ट्रक चलते हैं डीजल से। जब डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है, तो दुकानदार दाम बढ़ाता है। दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी कम खरीदता है। कम खरीदारी मतलब बाजार में मांग कम। मांग कम तो फैक्ट्री में उत्पादन कम। उत्पादन कम तो नौकरियां खतरे में। यही वो चक्र है जिसे अर्थशास्त्र में कहते हैं इन्फ्लेशनरी रिसेशन। महंगाई भी बढ़ रही है और ग्रोथ भी धीमी हो रही है। अगर यह स्थिति और बिगड़े तो इसे कहेंगे स्टैगफ्लेशन। अब देखिए इसका असर सीधे बिहार पे। पटना के कई पेट्रोल पंपों पर पिछले महीनों में सप्लाई बाधित हुई। बिटुमिन यानी सड़क बनाने वाला पदार्थ की कमी से एनएच निर्माण कार्य रुका, कोल तार की कमी हो गई। ट्रक ड्राइवर्स ने हाईवे पर लंबी कतारें लगाई। इसका सीधा असर पड़ा सब्जी मंडी में आपूर्ति पर। यह सिर्फ पेट्रोल की समस्या नहीं है, यह पूरी सप्लाई चेन की कमजोरी है और अगर इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो एक बड़े संकट की जड़ बन सकती है। हमने बात की एक वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट दीप्ति तनेजा और पवन कुमार से। उनसे पूछा, हमारे साथ सबसे पहला सवाल उनसे पूछा, क्या भारत में मंदी आ रही है? तो उन्होंने कहा, देखिए रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन है 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो है एक स्लो डाउन, जो अगर ठीक से हैंडल नहीं हुआ तो रिसेशन में बदल सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन का गिरना। जब लोग खर्च करना बंद कर दें तब असली खतरा शुरू होता है। मैं पिछले 3 महीनों से बिहार, यूपी, राजस्थान में था। जो मुझे दिखा वो जीडीपी के आंकड़ों में नहीं आता। छोटे दुकानदार कह रहे हैं बिक्री 30 से 40% कम हो गई है। मजदूर कह रहे हैं काम नहीं मिल रहा। और सबसे डरावनी बात, लोग बच्चों की फीस देने के लिए सोना बेच रहे हैं।
डॉक्टर तनेजा का कहना है स्टैगफ्लेशन का खतरा कितना असली है। स्टैगफ्लेशन 1970s के बाद का सबसे बुरा आर्थिक परिदृश्य माना जाता है। तब अमेरिका और यूके को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। भारत में अभी खतरा है क्योंकि एक तरफ महंगाई 6 से 8% है और दूसरी तरफ रियल वेज ग्रोथ नेगेटिव है, यानी लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है लेकिन महंगाई उससे तेजी से बढ़ रही है। तो असल में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार को 3 काम तुरंत करने होंगे। एक, फ्यूल सब्सिडी को वापस लाना, कम से कम फ्यूल टैक्स घटाना। दूसरा, मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं का बजट बढ़ाना। और 3, फर्टिलाइजर सब्सिडी को सुरक्षित रखना ताकि खेती की लागत न बढ़े। लेकिन दिक्कत यह है कि इसे यह सब करने के लिए पैसा चाहिए और फिस्कल डेफिसिट पहले से ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल, क्या भारत इस दबाव से निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। भारत ने कोविड से निकलकर दुनिया को चौंकाया था। हमारे पास लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और एक यंग पॉपुलेशन है। लेकिन यह तभी होगा जब नीतियां सही हों और जनता का भरोसा बना रहे। अगर ट्रस्ट टूटा तो रिकवरी मुश्किल होगी। बिहार और दूसरे राज्यों पर इस संकट के खास असर की बात करेंगे। बिहार और राज्यों पर असर, जो इस आर्थिक दबाव को सबसे पहले महसूस करते हैं और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है बिहार। बिहार देश के सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और प्रवासी मजदूरों की कमाई पर टिकी है। हर साल लाखों बिहारी पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली काम के लिए पलायन करते हैं। जब वहाँ काम घटता है तो बिहार पर सबसे पहले असर पड़ता है। पहले 1000 रुपये में महीना चलता था, अब 1500 में भी नहीं होता। तेल महंगा, आटा महंगा, सब महंगा। बच्चों को क्या खिलाएं यही सोचते रहते हैं मजदूर। मीना देवी से पूछा गया, उन्होंने बताया मेरे पति दिल्ली में काम करते हैं। उन्होंने कहा काम कम हो गया है, पैसे भी कम भेज पाऊंगा, तो यहाँ कैसे चलेगा? सरकार को कुछ करना चाहिए। डीजल इतना महंगा हो गया, ट्रिप पर निकलो तो आधा मुनाफा तेल में जाता है। मालिक दाम नहीं बढ़ाता, कहता है बाजार खराब है, हम क्या करें? ये आवाजें हैं आम बिहारी की। इनके दर्द में है महंगाई, पलायन, बेरोजगारी का मिला जुला संकट। इस साल की भीषण गर्मी ने और मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार में हीट वेव के कारण खेत में काम करना असंभव हो गया। मजदूर दोपहर में काम नहीं कर सकते, इससे उत्पादन घटा। और क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून की अनिश्चितता ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। बिहार का संकट सिर्फ बिहार का नहीं है, यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमाम पिछड़े राज्यों की साझी त्रासदी है। जब केंद्र में आर्थिक दबाव होता है, ये राज्य सबसे पहले डूबते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बिहार के हर घर में घुसती है, नौकरी कब मिलेगी? भारत में 18 से 35 साल के बीच की आबादी सबसे ज्यादा है। यह हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाती है। लेकिन यह डिविडेंड तभी फायदेमंद है जब इस युवावादी के पास काम हो। CMI यानी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं भारत में युवा बेरोजगारी दर 23% के लगभग है। यानी हर 4 में से 1 पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार है। बिहार में आंकड़ा और भी चिंताजनक है और इस बेरोजगारी ने जन्म दिया है BPSC आंदोलन को। कमीशन यानी BPSC का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 TRE-4 में लाखों युवाओं ने आवेदन किया। परीक्षा में देरी, परिणाम में अनिश्चितता और पारदर्शिता पर सवाल, इन सब ने मिलकर एक बड़े जन आंदोलन की नींव रखी। 5 साल हो गए तैयारी करते करते। घर वाले कह रहे हैं कुछ काम धंधा करो, लेकिन प्राइवेट में 8-10 हज़ार मिलती है, उससे क्या होगा? सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं लेकिन वो तो आती नहीं। हम बात करते हैं प्रिया सिंह, BEd स्टूडेंट गया से। उसने बताया हम पढ़े लिखे योग्य हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं है। यह सिस्टम की विफलता है। बिहार का युवा थक गया और इंतजार करते करते। यह सिर्फ BPSC की कहानी नहीं है, यह उस बड़े संकट की कहानी है जब अर्थव्यवस्था स्लो डाउन पर हो तो सरकारी नौकरियां भी कम होती है और प्राइवेट सेक्टर जो पहले से ही दबाव में है वह भी हायरिंग नहीं करता। RBI की रिपोर्ट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 2023 के बाद से घटी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रोजगार देता है वह भी फ्यूल कॉस्ट के कारण सिकुड़ा है। और सर्विस सेक्टर में जहां पिछले कुछ साल IT बूम था, वहां भी ले ऑफ की खबरें आ रही हैं। बिहार का युवा इस समय पूरे तंत्र से थका हुआ और नाराज है। यह नाराजगी अगर समय रहते समाधान नहीं मिला तो यह सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता की वजह बन सकता है। अब बात करें किसान और फर्टिलाइजर संकट की। अब बात करते हैं उस वर्ग की जो भारत की रीढ़ है, किसान। भारत की 60% ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। बिहार में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, 75% से ऊपर। इसलिए जब खेती पर संकट आता है पूरा बिहार हिल जाता है।
डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो खेती का सबसे जरूरी खाद है, उसकी कीमत पिछले 2 साल में दोगुनी हो गई है। यूरिया की कालाबाजारी की खबरें बिहार, यूपी और झारखंड से आ रही हैं और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं दी तो किसान बर्बाद होगा, और अगर सब्सिडी दी तो सरकारी खजाने पर 70,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। यह एक नो विन सिचुएशन है। सरकार दोनों तरफ से घिरी है। शिवनाथ यादव एक किसान है भागलपुर के, उनसे पूछा गया खाद नहीं मिली तो फसल नहीं होगी, और मिली तो इतनी महंगी है कि खरीद नहीं सकते। बैंक से कर्ज लो, ब्याज चुकाओ, यही जिंदगी है हमारी। सुनीता देवी एक किसान है, उनका कहना है इस बार धान की बुआई में देरी हो गई, बारिश नहीं हुई वक्त पर, फिर खाद नहीं मिली, बताइए खेती से क्या मिलेगा। भारत में किसान आत्महत्या का आंकड़ा हर साल आता है और हर बार हिला देता है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज के बिना इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं होगा। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान की सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया, लेकिन एमएसपी का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जो सरकारी खरीद केंद्र तक पहुंच सकते हैं। बिहार के छोटे और सीमांत किसान जो 2 एकड़ से कम जमीन के मालिक हैं, वो अक्सर इस व्यवस्था से बाहर आ जाते हैं। किसान का संकट माने देश का अन्न संकट, और अन्न संकट माने महंगाई का और बढ़ना। यह एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। सरकार की प्रतिक्रिया और नीतियां। एक सवाल होता है सरकार कहाँ है, तो चलिए देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार का क्या कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने 2022 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, जिससे कुछ राहत मिली। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी को अभी तक बरकरार रखा गया है, लेकिन यह कब तक चलेगी यह अनिश्चित है। और आरबीआई ने महंगाई को काबू में रखने के लिए रेपो रेट को ऊंचा बनाए रखा है, लेकिन रेपो रेट बढ़ाने का एक नुकसान भी है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों का लेंडिंग रेट बढ़ता है, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब महंगे हो जाते हैं। यानी महंगाई को रोकने के लिए जो दवा दी जा रही है उसका साइड इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में और कमी। बिहार सरकार की बातें करें तो मुख्यमंत्री ने बीपीएससी एस्पिरेंट्स के मुद्दे पर कई बार आश्वासन दिया है। 7 निश्चय योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वैकेंसी निकलती कितनी है। एग्जाम होती है, नतीजा आते आते सालों लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नीतियां बनाना काफ़ी नहीं है, ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन की गति बढ़ाने की। जिस देश में 10 करोड़ लोग हर साल वर्कफोर्स में जुड़ते हों, वहाँ नौकरशाही की धीमी रफ्तार आर्थिक तबाही का कारण बन सकती है। डॉक्टर दीप्ति तनेजा के अनुसार सरकार को अभी शॉर्ट टर्म रिलीफ और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म दोनों एक साथ करने होंगे। रिलीफ के अनुसार लोग आज नहीं जी पाएंगे और रिफॉर्म के बिना कल नहीं संभलेगा। यह बैलेंसिंग एक्ट सबसे कठिन है, लेकिन यही करना होगा। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ संकट की नहीं है। हर बड़े संकट में भारत ने वापसी की है और इस बार भी उम्मीद की किरणें हैं। भारत के पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। यह इंपोर्ट कवर करने के लिए काफ़ी है और रुपये को स्थिर रखने में मदद करता है। भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़ा है। डिजिटल इकोनॉमी की वजह से छोटे छोटे कारोबारियों को भी नेशनल मार्केट तक पहुंच मिली है। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है। यह एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है जो लंबे समय से तेल पर निर्भरता कम करेगा। और सबसे बड़ी ताकत है भारत का युवा। भारत में हर साल हजारों स्टार्टअप शुरू होते हैं। बिहार में भी एग्रीकल्चर टेक, एडटेक और रूरल फिनटेक में नई कंपनियां उभर रही हैं। ये वो युवा हैं जो सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद रोजगार बनाते हैं। कोविड में भी जब पूरी दुनिया रुकी थी, भारत ने अपने 100 करोड़ वैक्सीनेशन किए। डिजिटल इंडिया ने करोड़ों लोगों को सरकारी सेवाएं घर बैठे दी और कुछ ही क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ वापस पॉजिटिव हुई। यही इंडिया की रेजिलियंस है। यही वो ताकत है जो संकट को अवसर में बदलती है। सर, मैं निराशावादी नहीं हूँ, लेकिन ऑप्टिमिज्म के साथ अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। सरकार को जवाबदेह बनाना होगा और नागरिकों को भी इन्फॉर्म रहना होगा। यही लोकतंत्र की असली शक्ति है, आम आदमी की कहानी। तो क्या भारत मंदी की ओर बढ़ रहा है? इसका जवाब आज भी आसान नहीं है। आंकड़े कहते हैं अभी रिसेशन नहीं आई, लेकिन जमीन कहती है दर्द बहुत है। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार सिकुड़ रहे हैं, किसान थका हुआ है, युवा नाराज है और आम आदमी बस किसी तरह बजट बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस माँ की कहानी है जो बाजार जाती है
और खाली हाथ लौटती है। यह उस युवा की कहानी है जो 5 साल से बीपीएससी का इंतजार कर रहा है। यह उस किसान की कहानी है जो बीज बोता है और नुकसान काटता है। यह उस ट्रक ड्राइवर की कहानी है जो डीजल के दाम देकर हिसाब लगाता है। आने वाले महीनों में सरकार के फैसले, वैश्विक बाजार की चाल और इन करोड़ों भारतीयों की हिम्मत तय करेगी भारत इस दबाव से कब और कैसे बाहर निकलता है। फिलहाल यह सवाल हर उस घर में है जो बढ़ती कीमतों के बीच कल की उम्मीद रखता है। बिहार अपडेट 24 की इस रिपोर्ट के साथ मैं हूं संजय कुमार। अगर ये रिपोर्ट आपको जरूरी लगी तो इसे शेयर करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार।